आज हम हिंदी विषय में प्रयोजनमूलक हिंदी विविध आयाम इस पुस्तक से तीसरा पाठ हिंदी भाषा के विविध रूप, इसमें बोली, राजभाषा, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा, यह पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हमने हिंदी भाषा के विविध रूप, बोली भाषा, भाषा और बोली भाषा में अंतर, बोलियों की भाषा में बनने के बोलियों भाषा एक राजभाषा बनने का कारण, मानक भाषा, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा, इन भागों का हमने अध्ययन किया। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर होता है, यह आज हम देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा संघ की राजभाषा है, परंतु भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। संविधान के अष्टम अनुसूचित में कुल 22 राष्ट्रीय भाषा का उल्लेख हुआ है। भारत की इस अनेकता में भी एकता की भाषा परिलक्षित होती है। हिंदी भाषा आज देश में राजभाषा, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में मान्य है और कई प्रदेशों की तो वह मातृभाषा भी है। भारतीय संविधान के आंदोलन काल की हिंदी की सार्वजनिक और सहज विकसित होने वाली यह भाषा है। किसी भी देश के लिए उसकी राष्ट्रभाषा का महत्व माँ के समान होता है और राष्ट्रभाषा से वंचित राष्ट्र और वहाँ के निवासी गूंगे के समान हो जाते हैं। एक स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न राष्ट्र के लिए 3 प्रमुख प्रतीक भाषा मानी जाती है: राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है, उसका विश्लेषण निम्नानुसार हम देखेंगे। एक है, राष्ट्रभाषा किसी देश के जन समूह द्वारा पारस्परिक संवाद के लिए प्रयुक्त हो जाती है और जो राष्ट्रभाषा होती है वो जन सामान्य में उपयोग में लाई जाती है, और जो राज्य भाषा होती है वो राजकीय भाषा होती है, वो वहीं तक ही सीमित हो जाती है। जबकि राजभाषा का प्रयोग राजकाज, आर्थिक, प्रशासनिक कार्य के लिए किया जाता है। 2. राष्ट्रभाषा मूलतः जनता की भाषा है, जबकि राजभाषा प्रशासनिक कर्मियों की है, अर्थात कार्यालयीन कामकाज की भाषा है। राजभाषा में ऐसी विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग में लाया जाता है जो मात्र प्रशासनिक पत्राचार, टिप्पणियों, आदेशों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि के काम आती है। 3. राष्ट्रभाषा का प्रयोग स्वच्छंद तथा सीमा रहित होता है, क्योंकि साधारणतः जनमानस में भाषा का प्रयोग अनौपचारिक रूप में होता है। राजभाषा औपचारिकताओं की मर्यादाओं में बंधी होती है। सामान्यतः प्रत्येक राष्ट्रभाषा को राजभाषा के पद पर आसानी पर होना अवसर मिलता है, परंतु अनेक राष्ट्रभाषा राजभाषा नहीं बन सकती। राष्ट्रभाषा हमेशा जनमानस से प्रचलित लोक भाषा होती है, जबकि राजभाषा के पद पर कभी-कभी विदेशी भाषाएं भी आसीन हो जाती है। जैसे हमारे देश में क्रमशः फारसी और अंग्रेजी को राजभाषा का अवसर प्राप्त हुआ है। राष्ट्रभाषा के समूचे देश की विभिन्न उपभाषाओं और बोलियों के शब्द आवश्यकतानुसार जुड़ते चले जा रहे हैं, जबकि राजभाषा अपने विशिष्ट प्रयोजनों के लिए एक निश्चित शब्दावली का प्रयोग करती है। उसके उपबोलियों और स्थानिक बोलियों के शब्दों के समावेश की गुंजाइश नहीं होती है। राष्ट्रभाषा में सचमुच ऐसी एक भाषा है, यह जो भाषा होती है, यह भाषा किसी भी रूप में प्रचलित होती है। इस प्रकार राष्ट्रभाषा समस्त राष्ट्र के लोगों के द्वारा संपर्क के लिए प्रयुक्त एवं मान्य हो जाती है। राजभाषा की परिकल्पना का आधार मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्यालयों में भाषा की प्रयुक्त है। प्रशासन, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी स्तरों पर राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त भाषा की राजभाषा है। परिणामतः हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों स्तरों पर स्वीकार किया गया है।
और इन दोनों स्तरों पर हिंदी का अपना विशेष महत्व भी हो गया है। आगे कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जैसे संपर्क भाषा राजभाषा राष्ट्रभाषा है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी प्रचलित है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा होती है जिसमें विभिन्न राष्ट्र परस्पर संपर्क या व्यवहार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यवहार करने के लिए प्रयुक्त भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। राजनीतिक या अन्य कारणों से कोई एक भाषा को जो काफी उन्नति होती है, विश्व में अलग अलग राष्ट्रों के माध्यम से संपर्क स्थापित करने के लिए अनिवार्य हो जाती है, उसे ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाते हैं। वैज्ञानिक प्रगति के कारण अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रसारण एवं दूरसंचार व्यवस्था के लिए इस भाषा का होना आवश्यक होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी वैश्विक संस्थाओं का कार्य इस भाषा के अभाव में ही नहीं चल सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य अंग्रेजी, चीन, रूसी, स्पेनिश, अरबी, फ्रांसीसी इन 6 भाषाओं में चलता है। विश्व भर में सर्वाधिक विचार विमर्श अंग्रेजी माध्यम से होता है। ये जो अंग्रेजी भाषा होती है वो राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों भाषाओं में उपयोग में ला सकती है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, चीन और अंग्रेजी ये 3 प्रमुख भाषाएं चर्चित हैं। डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल ने विश्व में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी भाषा का प्रथम क्रमांक आता है। सब लोग हिंदी भाषा का ज्यादा उपयोग में लाते हैं। अंग्रेजी और चीन ये 2 भाषाएं हम ज्यादा उपयोग में न लाते हुए हिंदी भाषा पूरे देश में जग में प्रचलित है और यह भाषा का उपयोग ज्यादातर लोग करते हैं। हिंदी हमें दक्षिण एशिया के देशों से ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और मॉरिशस, फिनी, चीन, हांगकांग, सूडान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल आदि राष्ट्रों में हिंदी शिक्षण की उचित व्यवस्था भी की गई है। मतलब यह जो बाहर के विदेश है वहाँ पे भी हिंदी भाषा का पढ़ने या सीखने की व्यवस्था उचित और अच्छी तरह से की गई। भारत के बाहर लगभग 175 विद्यालयों में हिंदी अध्ययन, अध्यापन व अनुसंधान की व्यवस्था उपलब्ध है। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, नीदरलैंड, रूसो जैसे अनेक देशों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। शताब्दियों से देश के अधिकांश भागों में संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हिंदी अब और अधिक व्यापक क्षेत्र में व्यवहार में आ रही है। परिणामतः हिंदी भाषा अब क्षेत्रीय, प्रांतीय तथा राष्ट्रीय संदर्भ से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में पहचान बना चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अधिकाधिक भाषाएं स्वीकृत है। अंग्रेजी, रूसी, चीन, स्पेनिश, फ्रांसीसी तथा अरबी। हिंदी भाषा को अब संस्कृत या संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकाधिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। इस संदर्भ में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव लिखते हैं कि यह शोध का विषय यह है कि 50 करोड़ से अधिक आम जनों द्वारा बोली जाने वाली हमारी हिंदी भाषा संयुक्त राष्ट्र में स्थापित नहीं हो पाई है। इसके विपरीत लगभग 40 करोड़ लोगों द्वारा जाने जाने वाली स्पेनिश क्रमशः 20 तथा 21 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली रूसो अरबी भाषाओं का वह स्थापित होना निश्चित रूप से हिंदी के समक्ष चुनौती है। तात्पर्य तो यह है कि अंग्रेजी, रूसो, चीन, स्पेनिश, फ्रांस और अरबी इन भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ एवं सुरक्षा परिषद में स्थान दिया गया है। अपनी साम्राज्यवादी शक्ति सबसे अधिक संख्या में बोली जाने वाली एवं धन बल के कारण इस 6 भाषाओं को वह स्थान प्राप्त हुई है। चीनी विश्व की तकनीकी या तत्कालीन सार्वजनिक बोली जाने वाली भाषा यह थी कि तब उसका स्वीकार किया गया। स्पेनिश यूरोप संस्कृत राष्ट्र संघ में स्थान मिला। स्पेनिश का मेक्सिको, मध्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के देश में वर्चस्व रहा है। इसी प्रकार फ्रेंच भाषा भी यूरोप की एक प्रभावशाली और
बहुसंख्यकों की भाषा है। वह कनाडा, मध्य अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका एवं उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के अनेक देशों में छाई गई है। आज भी यह भाषाएं इन क्षेत्रों में राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित है। प्राकृतिक तेल एवं गैस ने ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिणामतः खाड़ी के अरब देश एवं बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। इसका नतीजा यह हुआ है कि सन 1973 में अरबी भाषा की संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बन गई है। आधिकारिक मतलब वह देश की एक मूल भाषा, एक राष्ट्र भाषा बन गई है। निसंदेह आज भी हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, परंतु 1000 वर्ष की ऐतिहासिक उज्जवल परंपरा एवं गौरवशाली ऐतिहासिक को दर्जे देने वाली हिंदी आज अपने दम पर आगे बढ़ रही है। हिंदी आज भी किसी भी मेहरबानी से प्रगति पथ पर नहीं है। हिंदी ने भारत की दहलीज लांघकर विश्व मंच पर अपना चरण रख दिया है। विश्व का ऐसा कोई देश शेष नहीं है जहां हिंदी नहीं पहुंची है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का बोलबाला भले ही जोर से हो या बड़ा हो, परंतु दिन ब दिन दूर नहीं है जब हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृति मिलेगी। इस तरह से ये जो हिंदी भाषा है वो पूरे राष्ट्र में, देश में ही नहीं तो पूरे जग में, पूरे दुनिया में यह भाषा का प्रभुत्व सबसे बड़ा है। तो आज हमने हिंदी भाषा, बोली भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, यह भाषा का अध्ययन किया। उसमें हिंदी भाषा का महत्व हमने समझ लिया है। आप भी घर पर यह लेसन अच्छे से पढ़िए और समझिए और इसके क्वेश्चन आंसर आप आपके नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।